एक बुरहानपुर नाम के गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। वो एक किसान था जो बहुत मेहनत किया करता था। उसके साथ उसकी पत्नी शालिनी भी काम किया करती थी। दोनों की कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। उस साल गांव के सरपंच के खेतों में फसल कुछ अच्छी नहीं आई थी और राजू के खेत में आई फसल देखकर सरपंच को बहुत गुस्सा आया था। अजी हमारे खेत अच्छे, बीज अच्छा है, फिर भी उस राजू की फसल हमसे ज्यादा कैसे आती है? मेरा तो बीज भी अच्छा होता है और हमारे खेत तो उसके खेतों से बहुत अच्छे हैं, फिर भी मेरे खेत में उसके मुकाबले कम ही फसल आती है। क्या करे अब इस राजू का? हम कितना भी खेतों में मेहनत करें, लेकिन फिर भी इस राजू की ही फसल अच्छी आती है। ठीक है, अगली बार देखते हैं। सरपंच और उसकी पत्नी राजू से जलते थे। उधर राजू अपने घर में शालिनी के साथ बहुत खुश था। उसको एक बेटी थी जिसका नाम था माला। माला को पक्षी और प्राणियों से बड़ा लगाव था। उसने अपने घर में एक कुत्ता, एक खरगोश और एक तोता भी पाल कर रखा था। राजू और शालिनी उन प्राणियों को खेतों में लेकर जाया करते थे। वो दिन भर खेतों में खेलते थे। माला घर आती तो सीधा खेत में चली जाती थी और अपने प्राणियों के साथ खेलती थी। एक दिन उसे स्कूल से आने में बहुत देर हो गई। राजू और शालिनी बहुत चिंता में पड़ गए। अरे शालिनी, इतनी तेज बारिश हो रही है और ये माला है कि अब तक घर नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। अजी मैं भी आऊँ क्या साथ में? नहीं शालिनी, तुम घर पर रुको। अगर वो घर पर आ गई तो मुझे बता देना। ठीक है जी, आप माला को लेकर जल्दी आना। ऐसा कहकर राजू वहाँ से माला को ढूंढने निकलता है। वो गांव के रास्ते से स्कूल जाता है। बहुत तेज बारिश होने के कारण उसे आगे का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आता है। राजू उस तरफ देखता है तो उसे कोई जानी पहचानी सी आकृति वहाँ नजर आती है। राजू पेड़ के पास जाता है। अरे माला बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे पास छाता नहीं है, इसीलिए यहाँ पेड़ के नीचे रुकी हूँ। बेटा, हम दोनों घर में कितना चिंतित हो गए थे। चलो इस कबूतर के बच्चे को छाते में लेकर चलते हैं। हाँ पिताजी, चलिए, अब इसे बारिश नहीं लगेगी। अब दोनों बाप बेटी घर आते हैं। कहाँ चली गई थी तू माला? यहाँ मेरी जान जाने को थी, ऐसे बाहर मत रुका कर। अरे जरा शांत भी रहो। इसकी वजह से माला को घर आने में देर हो गई है। शालिनी उस कबूतर के बच्चे को देखकर चुप हो जाती है। तभी उसकी नजर उसके जख्म पर पड़ती है। क्या हुआ है इसे? ये कहाँ मिला आप दोनों को? बिना देखे ही बच्ची को बोलना शुरू कर देती हो। इसकी वजह से ही माला को देर हो गई। पेड़ के नीचे उसे पकड़ के बैठी थी। माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? अरे माँ, तुम बोलने दोगी तो ना। ये कबूतर पेड़ के नीचे जख्मी पड़ा था और इसे छोड़ के मैं घर कैसे आ सकती थी? मैंने उसे उठाया तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। मैं इसे पकड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी। मेरे पास छाता ना होने के कारण मैं घर जल्दी ना आ सकी माँ। ठीक है बेटा। माला और राजू उस कबूतर को पट्टी बांधकर उसे खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी देते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। माला उस कबूतर की अच्छे से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद वो कबूतर अच्छी तरीके से उड़ने लगता है। उस कबूतर का रंग सुनहरा हो जाता है और वो बाकी सारे कबूतरों से थोड़ा अलग ही दिखाई देता है। माँ, पिताजी, मेरा सुनहरा कबूतर देखो कैसे उड़ रहा है। अरे हाँ, ये तो ठीक हो गया है। उड़ता है तो कितना शानदार लगता है। बहुत अच्छा है तुम्हारा सुनहरा कबूतर। राजू और शालिनी खेतों में चले जाते हैं और माला अपने पक्षी प्राणियों के साथ घर में ही रहती है। उसी रात, अरे शालिनी, कल हमें जल्द ही खेतों में जाना होगा। फसल अब काटने पर आई है। हाँ, सुबह जल्दी ही जाएंगे। सुबह सुबह ज्यादा काम होता है। पिताजी, मैं भी कल खेतों में आऊँ, जिससे आपको कुछ मदद हो जाए। ठीक है बेटा, चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन राजू, शालिनी और माला तीनों अपने प्राणियों के साथ खेतों में चले जाते हैं। ये सब गांव का सरपंच देख लेता है और मन ही मन सोचता है, सारे के सारे खेतों में जा रहे हैं और कितनी मेहनत करके फसल उगाओगे। माला और उसके माँ बाप खेत में पहुंचकर काम करने लगते हैं। पिताजी, ये फसल का अनाज कैसे बनता है? ये फसल सूखने के बाद अनाज बनता है। फिर थोड़ा अनाज हम भगवान को चढ़ाकर उसमें से कुछ घर पर रखते हैं और बाकी का बेच देते हैं। अच्छा, ऐसे बनता है अनाज? हाँ माला। अरे दोनों बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो घर चले। हाँ हाँ, चलो घर। तीनों भी घर चले जाते हैं। अब उनके खेतों में 2 दिन कुछ काम ना होने के कारण वो घर पर ही रहते हैं और अपने प्राणी पक्षियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। वो 2 दिन खेत में नहीं गए, ये सब सरपंच ने देख लिया था। सरपंच जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। क्या हुआ, इतने जल्दी जल्दी घर पर आए हो? अरे भाग्यवान, ये राजू 2 दिन से घर पर है। इसके क्या सारे खेती के काम हो गए? मैं क्या कह रही हूँ, इस साल हम उसकी फसल चुरा लेंगे, उसका नुकसान हो जाएगा, फिर वो हमारे पास ही आएगा।
अगर किसी ने पकड़ लिया तो? अरे काम किसी और से करवा लो और तुम चुपचाप घर पे ही बैठे रहो, जिससे तुम पर किसी का शक भी नहीं होगा। आज रात को ही ये काम करवा लेता हूँ। हाँ, ऐसा ही कीजिए। सरपंच अपने वफादार नौकरों को बुलाकर उनको ये काम करने को बोलता है। उसी रात नौकर राजू के खेतों में जाकर उसकी जमा की हुई सारी फसल चुरा लेते हैं। अगले दिन राजू अपने खेतों में जाता है और देखता है कि उसकी फसल गायब है। वो सारा खेत छान मारता है, मगर उसे उसकी फसल कहीं दिखाई नहीं देती। वो खेत में सोचते हुए बैठ जाता है, हे राम, मेरी पूरी मेहनत की फसल कौन चुरा कर ले गया? अब मैं क्या करूं? राजू बहुत हताश होकर घर लौट आता है। अब राजू का उतरा हुआ चेहरा देख शालिनी भी चिंता में पड़ जाती है। अजी, क्या हुआ है? आप ऐसे उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे खेत में जो भी फसल थी, सारी की सारी किसी ने चुरा ली है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी खेत की फसल कोई क्यों चुरा के लेके जाएगा? क्या पता, मगर फसल तो चोरी हुई है। अब हम क्या करेंगे? इस साल कैसे गुजारा करेंगे? चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। माला के ऐसे बोलते ही वो सुनहरा कबूतर बोलने लगता है। माला, मैं एक जादुई सुनहरा कबूतर हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं मेरी माँ से बिछड़कर रास्ता खो गया था और जख्मी हो गया था। उस जख्मी अवस्था में तुमने मेरी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। तुम सबका प्रेम और स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। बोलिए, क्या चाहिए आपको? हे सुनहरे कबूतर, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी फसल किसने चुराई है? अरे वो काम तो इस गांव के सरपंच का है। वो तुम्हारी उन्नति देखकर जलता है। 2 दिन जब तुम काम पर नहीं गए थे, तब उसने मौका देखकर तुम्हारी फसल को चुरा लिया। क्या यह सच है? सच में। अब देखो मेरा कमाल। कबूतर मंत्र पढ़कर सारी फसल राजू के घर के सामने डाल देता है और उसे वो फसल का अनाज बनाकर अपने घर में भरने को बोलता है। अब राजू बहुत खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे लिए इतना किया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे जादुई कबूतर, बस तुम मेरी बेटी के लिए हमारे घर पर ही रहो। ठीक है। माला, तुम्हें कुछ मांगना है? हे जादुई कबूतर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत साल बीत जाते हैं। अब माला बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन माला को उस सुनहरे कबूतर की तरह और एक सुनहरा कबूतर दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो उन्हीं का सुनहरा कबूतर है। वो उसे आवाज देती है, सुनहरे कबूतर, सुनहरे कबूतर, नीचे आ जाओ। तभी घर से सुनहरा कबूतर बाहर आकर उसे आवाज देता है, अरे सुनहरे कबूतर, तुम यहाँ हो? तो वहाँ पेड़ पर कौन है? माँ, कहाँ गई थी तुम? तुम्हारी बहुत याद आती थी मुझे। अरे, इन इंसानों ने मुझे कैद करके रखा था। अब मैं वहाँ से निकलकर भाग आई हूँ। ये इंसान बड़े दुष्ट होते हैं। नहीं माँ, सभी वैसे नहीं होते। ये माला है जिसके यहाँ मैं रहता हूँ। इसने और इसके परिवार ने मुझे बहुत प्रेम दिया। इन्होंने मेरी देखभाल की है माँ। धन्यवाद आप सबका। अरे, ये तो मेरा सुनहरा कबूतर है, इसके लिए किया मैंने सब। माला, अब मैं मेरी माँ के साथ जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ माला? तुम जाओ तुम्हारी माँ के साथ, मगर तुम्हें मुझे मिलने महीने में एक बार आना ही पड़ेगा। मंजूर, जरूर आऊंगा माला, तुम्हारे लिए। अब कबूतर उसके पास जाकर उसे एक जादुई घड़ा देता है जो उसने उसकी शक्तियों से बनाया था। माला, ये जादुई घड़ा है। तुम जितना भी चाहो उतना इसमें से सोने के सिक्के निकाल सकते हो और ये फिर से भर जाएगा। तुम इसे जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकती हो। धन्यवाद सुनहरे कबूतर, मगर तुम मुझे मिलने जरूर आना। कबूतर अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाता है और माला भी अपने घर में खुशी से रहती है। वो सुनहरा कबूतर महीने में एक बार उसे मिलने के लिए भी आता था। माला उन सोने के सिक्कों से गरीबों की मदद भी कर दिया करती थी और इस प्रकार माला और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से सही लेकिन अच्छा ही मिलता है।